नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पर चर्चा कर रहे और मध्य प्रदेश का कल्चर और जो संस्कृति और सभ्यता है उस पर हम डिटेल में प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास कर रहे। आप लोग वीडियो को अपने परीक्षा के उपयोग के स्तर पर न केवल पढ़ें बल्कि इनका उपयोग करने के साथ अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो देखिएगा, आज का टॉपिक मध्य प्रदेश के कल्चर के अंतर्गत मध्य प्रदेश भाषा एवं साहित्य है। अर्थात इसमें आपको लैंग्वेज मिलेगी मध्य प्रदेश की और आपको यहाँ का लिटरेचर अर्थात साहित्य देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कौन कौन से प्रसिद्ध ऑथर या लेखक या साहित्यकार रहे हैं उनके बारे में प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये बड़े डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं क्योंकि फैक्ट बहुत होते हैं इसमें, लेकिन हमारी कोशिश रहती है, इस चैनल की भी कोशिश रहती है कि आपको सरल रूप से आपके लिए पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखें प्रश्न को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? बताएं जल्दी, आप लोग इसका आंसर दें। राजा भोज के किस कवि या विद्वान ने जैन धर्म को अपना लिया था, यानी वो जैन बन गया था राजा भोज? आप जानते हैं, आंसर दें जब तक। आप जानते हैं राजा भोज परमार वंश के राजा थे। परमार वंश के राजा थे और इनका संबंध मुख्यतः एमपी के उज्जैन से है। इनका संबंध मुख्यतः कहाँ से है? मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, महाकालेश्वर की नगरी से है परमार वंश का संबंध। और परमार वंश के एक प्रसिद्ध विद्वान और एक बहुत शानदार राजा रहे हैं जिनका नाम राजा भोज है, और राजा भोज के नाम पर ही भोपाल का निर्माण हुआ। भोपाल उन्हीं के नाम पर बसा है, लेकिन भोपाल के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां हैं। आंसर देना है आपको। जब तक डिटेल बताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न में क्या लिखा है उसको बता रहे हैं अभी। ठीक, तो कहते हैं कि आइन ए अकबरी एक ग्रंथ है। आइन ए अकबरी अबुल फजल का आइन ए अकबरी ग्रंथ में कहा गया, किसमें कहा गया? आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ में कहा गया कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे और राजा भोज खुद एक विद्वान शासक था। कई विद्वानों ने राजा भोज की मौत के बाद लिखा था, सरस्वती का अब इस पृथ्वी से हरण हो गया है, सरस्वती अब इस पृथ्वी से समाप्त हो गई है। तो याद रखना है, आइन ए अकबरी ग्रंथ में कहा गया कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे। विद्वान वही रखता है जो खुद विद्वान होता है, इस बात को याद रखना है। यानी राजा भोज न केवल राजनीति के अंतर्गत शासक रहे बल्कि विद्वानों को अपने दरबार में बराबरी का संरक्षण भी दिया और खुद एक विद्वान होंगे, इस कारण ऐसा कहा गया है। तो आइन ए अकबरी नाम के ग्रंथ में कहा गया कि जो राजा भोज हैं उनके दरबार में लगभग 500 विद्वान आश्रय पाते थे। अब इन विद्वानों में नाम क्या क्या थे तो याद रखना है। इन विद्वानों में नाम थे ग्रंथपाल, इनके दरबार में थे ग्रंथपाल, इनके दरबार में राजपाल भी थे, इनके दरबार में महिपाल भी थे, और इनके दरबार में धनपाल भी थे, आदि आदि विद्वान। अब 500 विद्वान हैं। इस ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं और चारों विद्वान राजा भोज के हैं, यानी राजा भोज के दरबार में संरक्षण पाते हैं। तो आप इस चीज को समझे होंगे, लेकिन प्रश्न बदल गया है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया है? क्वेश्चन ये पूछा है। आप जानते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इस बात को याद रखना है आपको जानकारी भी होगी। तो आप लोग बताएं, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? इसका राइट आंसर है, आपने दिया होगा, धनपाल। हमने प्रश्न का पूरा डिटेल आपके सामने रख दिया।
किसने कहा गया है कि 500 विद्वान इसके दरबार में आश्रय पाते थे? इस चीज को भी हमने बताया, आईने अकबरी नाम के ग्रंथ में कहा गया कि भोज के दरबार में 500 विद्वान आश्रय पाते थे। भोज की मौत के बाद कई विद्वानों ने लिखा कि क्या हो गया, इस पृथ्वी से सरस्वती का क्षरण हो गया, हरण हो गया। भोज की मौत के बाद ये कहा गया, इस बात को याद रखना है। तो धनपाल ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, तो ये जैनी हो गए। जैन धर्म को स्वीकार किया, और न केवल जैन धर्म को स्वीकार किया अपितु तिलक मंजरी नाम का, तिलक मंजरी ग्रंथ भी लिखा। तिलक मंजरी नाम का ग्रंथ भी लिखा। किसने तिलक मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा? धनपाल ने। तो आप समझ गए होंगे, राजा भोज के बारे में डिटेल बताया, जैन धर्म के बारे में बताया, और कौन कौन से विद्वान इसके दरबार में हैं। तो चारों ऑप्शन के विद्वान इसके दरबार में हैं। 500 विद्वान लगभग इसके दरबार में संरक्षण पाते थे। स्वयं एक विद्वान था, और धनपाल ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। तो धनपाल के ग्रंथ का नाम तिलक मंजरी है। दोस्तों, आपने इसका आंसर दिया होगा और आप लोग समझ पाए होंगे प्रश्न के माध्यम से राजा भोज के बारे में। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। आपको ये संपूर्ण पीपीटी चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां टेलीग्राम को सर्च कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सब आए हुए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं उन पर भी चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रकवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? राष्ट्रकवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? आंसर दें। राष्ट्रकवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? आंसर दें। चलें, जब तक हम बाल बैरागी के बारे में कुछ बातें बताते हैं आपको, यहां लिखते हैं, आप लोग आंसर दें। बाल बैरागी देखिएगा, बाल बैरागी या इनका संबंध नीमच डिस्ट्रिक्ट से है, एमपी में, नीमच जिले से है, और नीमच में ही एल्कोलाइड फैक्ट्री है। एल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ है? नीमच में है। और नीमच से संबंध है बाल बैरागी का। राष्ट्रीय कवि है बाल बैरागी, याद रखना है। तो राष्ट्र कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम पूछा है, हम बाल बैरागी के बारे में बता रहे। इनका संबंध मध्य प्रदेश में किस जिले से है? नीमच डिस्ट्रिक्ट से है, और नीमच डिस्ट्रिक्ट में एल्कोलाइड फैक्ट्री स्थित है। इस बात को याद रखना है। अब देखें, बाल बैरागी के प्रमुख ग्रंथ हैं, देखें, दीवट पर दीप इनकी रचना है। दीवट पर दीप इनकी रचना का नाम है। दीवट पर क्या? दीप इनकी रचना का नाम है। किनकी रचना का? बाल बैरागी की रचना का नाम है। तो बाल बैरागी की एक रचना है दीवट पर दीप, इस बात को याद रखना। गन्ने मेरे मित्र ये भी इनकी एक रचना है। दीवट पर दीप और गन्ने मेरे मित्र इन्हीं का ग्रंथ है। तो बाल बैरागी का एक ग्रंथ है दीवट पर दीप, गन्ने मेरे मित्र, तो याद रखना है। और अपनी गंध नहीं दूंगा, ये भी इनकी ग्रंथ है। तो इनके 3 फेमस ग्रंथ है, दीवट पर दीप, गन्ने मेरे मित्र, अपनी गंध नहीं दूंगा। किनके हैं? बाल बैरागी के। याद रखना है, आपने आंसर जब तक दे दिया। बाल बैरागी का संबंध मध्य प्रदेश के नीमच से है। प्रमुख ग्रंथ दीवट पर दीप, गन्ने मेरे मित्र, अपनी गंध नहीं दूंगा। और इनका वास्तविक नाम आपने आंसर दिया होगा। वास्तविक नाम नंदराम दास था। इनका वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास था। तो अब जरूरी नहीं वास्तविक नाम पूछे, अब आपसे क्या पूछ सकता है? दीवट पर मित्र, अपनी गंध नहीं दूंगा, गन्ने मेरे मित्र किसकी रचना है? बाल बैरागी की, जिनका संबंध नीमच डिस्ट्रिक्ट से है,
इस बात को याद रखना। तो इसमें ऑप्शन देखें कहां है, नंदराम दास, इसका राइट आंसर हुआ नंदराम दास। तो प्रश्न को हमने पूरा आपको समझा दिया, संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं उस पर हमने आपके साथ चर्चा की है। ठीक है, तो बाल बैरागी का संबंध नीमच से है। प्रमुख ग्रंथ दीबट पर दीप, गन्ने मेरे मित्र, अपनी गंध नहीं दूंगा, वास्तविक नाम नंदराम दास था। और इनका रिलेशन नीमच से है जहां एल्कोलाइड फैक्ट्री है। दोस्तों आपने आंसर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, देखें बोलियों से प्रश्न आ गया, पढ़ें। निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है, ये बताना। पहले तो आपको ये पता हो कि मध्य प्रदेश की मूल बोली कौन कौन सी है। देखिएगा, आप जब तक आंसर दें, कौन नहीं है मध्य प्रदेश की बोली। मध्य प्रदेश की बोली या बोली, देखिए बुंदेलखंडी है, बिल्कुल है भैया, बुंदेलखंडी है। जॉर्ज गियरसन ने इसका नामकरण किया था, महेश कटारे ने इस पर शब्दकोश दिया था। तो बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, बघेलखंडी भी बोली है, एमपी की बोली है, ये भाषा नहीं बोली है। अब बोली भाषा में क्या अंतर होता है, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर आपको। बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, निमाड़ी भी बोली है एमपी की। मालवी, मालवा में बोली जाती है, मालवी भी बोली है। देख, कोरकू, कोरकू जनजाति भी है, बोली हुई है, याद रखना है। कोरकू, देख कोरकू जनजाति में प्रचलित होगी। भील या भीली, गोंडी, गोंड जनजाति से रिलेटेड है। और ब्रज, ब्रज बोली भी एमपी में बोली जाती है। कई लोग गलत टिक लगा देते हैं, ब्रज बोली एमपी में बोली जाती है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी है, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, मालवी, कोरकी, कोरकू, भीली, गोंडी, ब्रज, ये सभी मध्य प्रदेश की बोलियां हैं, जहां आम लोगों में एक कम्युनिकेशन होता है, एक संचार होता है, माध्यम उनसे बातचीत का, चर्चा का, याद रखना है। तो भैया एमपी में मालवी तो बोली है, बुंदेली भी बोली है, निमाड़ी भी बोली है, मैथिली बोली नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, मैथिली। मैथिली कहाँ की बोली है, बिहार की, मिथिलांचल की, बिहार में है, बिहार में प्रचलित ज्यादा है, प्रचलित है। एमपी में मैथिली बोली नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, मालवी, कोरकू, भीली, गोंडी, ब्रज। और निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है, तो उसका आंसर है मैथिली। मैथिली का संबंध बिहार से होता है। दोस्तों आपने जाना होगा कि एमपी की कौन कौन सी बोलियां हैं, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, मालवी, कोरकू, भीली, गोंडी, ब्रज। ब्रज भी एमपी में है, ठीक। तो इस बात को याद रखना। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली है, और ऑप्शन डाल देगा, ब्रज भी लिख देगा, आप टिक लगाया आएंगे ब्रज में। ब्रज एमपी की बोली है, याद रखना है। आप कहेंगे नहीं है तो ठीक, तो ब्रज भी है, गोंडी भी है, भीली भी है, कोरकू भी है, मालवी भी है, निवाड़ी भी है, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी भी है। मैथिली नहीं है, मैथिली बिहार में प्रचलित है, ठीक। संविधान में आप लोग जानते हैं, संविधान में भाषा के बारे में बोल रहे हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची है, कौन सी, 8वीं अनुसूची है, 8वीं शेड्यूल्ड है, उसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी थी, जब संविधान बना, मूल संविधान में कितनी थी, 14 लैंग्वेज थी। वर्तमान में 22 है, कुछ संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। तो मालवी, बुंदेली, निमाड़ी में मैथिली नहीं है एमपी की मूल बोली, बाकी सब एमपी की मूल बोलियां हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो तीसरे प्रश्न का आपने आंसर दिया होगा, हम ऐसा मान रहे हैं, और आप लोग अच्छे से टॉपिक का अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें, हाँ अच्छा प्रश्न है, देखें बोली से ही रिलेटेड है। अब विद्वान का नाम पूछ लिया है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया,
जो बुंदेली शब्दकोश है उसका कंपाइल किसने किया, संकलन किसने किया, आपको आंसर देना है। देखिए, दे आंसर। बुंदेली बोली से जुड़े कौन है? एक तो देखें आप लोग जब तक आंसर दें हम बता रहे हैं कुछ बुंदेली बोली के बारे में। बुंदेली बोली के बारे में कुछ तथ्य हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह बोली एमपी प्लस यूपी में प्रचलित है। बुंदेली बोली प्रचलित है। जो बुंदेलखंड का पठार है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले आते हैं, झांसी आपने सुना होगा, ललितपुर आपने सुना होगा, हमीरपुर आपने सुना होगा, बांदा आपने सुना होगा, यहां पर कहीं ना कहीं बुंदेली बोली को बोला जाता है। मध्य प्रदेश के भी कई जिले हैं, सागर संभाग के अधिकतर जिलों में बुंदेली बोली का प्रचलन देखने को मिलता है। ग्वालियर के कुछ हिस्से में भी आपको बुंदेली बोली देखने को मिलेगी। तो यह बोली एमपी और यूपी दोनों में प्रचलित है। बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज गियरसन ने दिया। जॉर्ज गियरसन ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज गियरसन ने बुंदेली बोली का नामकरण किया है। याद रखना, बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया? जॉर्ज गियरसन ने इसका नामकरण किया है। इस बात को याद रखना है। तो यह बोली एमपी और यूपी में बोली जाती है। इसका नामकरण जॉर्ज गियरसन ने किया है, इस बात को याद रखना है। लेकिन इसका शब्दकोश, अब ये गियरसन कहां के थे? आयरलैंड के थे। और बुंदेली बोली का नामकरण कर रहे हैं, आयरलैंड के थे, याद रखना है। आप देखिएगा, लेकिन शब्दकोश यूपी ललितपुर के निवासी, यूपी ललितपुर के निवासी महेश कटारे ने दिया। तो शब्दकोश किसने दिया? महेश कटारे ने दिया। याद रखना है, किसने दिया? महेश कटारे ने दिया। तो बुंदेली लेखक है महेश कटारे, लेकिन इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। इनका संबंध कहां से है? तो याद रखना है, इनका संबंध ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को, महेश कटारे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? महेश कटारे, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश ललितपुर से, जिन्होंने शब्दकोश तैयार किया। लेकिन बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज गियरसन ने किया, आयरलैंड के निवासी थे। अब महेश कटारे की कुछ पुस्तकें हैं, इनके ग्रंथ हैं। किनके ग्रंथ हैं? महेश कटारे के। पहला ग्रंथ बड़ा फेमस है, प्यास इन्हीं का ग्रंथ है। प्यास किसका ग्रंथ है? तो याद रखना है, प्यास किसका ग्रंथ है? तो प्यास किसका ग्रंथ है? महेश कटारे का प्यास। ठीक है, तो प्यास इनका ग्रंथ हुआ। गांव के गधेड़े इन्हीं का ग्रंथ है, गांव के गधेड़े। ठीक है, इन्हीं का ग्रंथ है, गांव के गधेड़े। याद रखना है, तो इनका प्यास है, गांव के गधेड़े है, इनका ग्रंथ है। आवाज में शकल भी इनका एक ग्रंथ है, बुंदेली ग्रंथ है सब। प्यास, गांव के गधेड़े, आवाज में शकल, किनके ग्रंथ है? महेश कटारे के। प्यास, गांव के गधेड़े, आवाज में शकल। तो बुंदेली शब्दकोश का संकलन महेश कटारे ने किया, जबकि नामकरण जॉर्ज गियरसन ने किया। अब ग्रंथों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रसिद्ध बुंदेली लेखक महेश कटारे के ग्रंथ का नाम बताइए। 3 ग्रंथ है, प्यास, गांव के गधेड़े, आवाज में शकल। दोस्तों, आपने इसका आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है महेश कटारे, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, बुंदेली बोली के लिए समर्पित रहे। बुंदेली बोली के कई लोग हुए हैं। जगनिक का नाम सुना होगा आपने, ईश्वरी का नाम सुना होगा आपने। ठीक, ये बुंदेली शैली से जुड़े हैं। केशव का नाम सुना होगा आपने, बुंदेली शैली से जुड़े। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख प्रश्न का आंसर दे।
मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? आंसर दें जब तक हम राजभाषा के बारे में बता रहे हैं। राजभाषा, राज की भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है राजभाषा, याद रखना है, लेकिन इसे राजभाषा का दर्जा मिलता है। ठीक है, राजभाषा, राजभाषा आंसर दें। राजभाषा अधिनियम, अधिनियम 1976 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा राजभाषा का दर्जा मिला। वैसे तो 1949 में ही मिल गया था 14 सितंबर को, किसको, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, किसने, संविधान सभा ने दिया। इसलिए, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता। इस बात को याद रखना है। ठीक, दोनों प्रश्न आपको याद रहें। राष्ट्रीय हिंदी भाषा का दिवस 14 सितंबर है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है। आर्टिकल संविधान के 343 से आर्टिकल 351 तक हिंदी का वर्णन किया गया है, हिंदी भाषा के लिए है। अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान में वर्णित है। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। इस बात को याद रखना है। अधिकतर सरकारी कामकाज हिंदी में होते हैं, लेकिन न्यायपालिका में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, याद रखना है। ठीक दोस्तों, आप समझ पाए होंगे। ये था मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और इसे संविधान के भाग उसे राजभाषा अधिनियम का में रखा गया है। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखा, बताया, निम्न में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? बताएं। जगनिक आल्हा खंड वाले हैं, आला खंड लिखा है बामुन खंड में, सबसे बड़ा कविता है ये विश्व की। केशव का संबंध भी कहीं ना कहीं सागर से रहा है, तो कह सकते हैं बुंदेलखंड से संबंधित है। कठिन काव्य के प्रेत उज्जैन से भी रिलेटेड रहे हैं। पद्माकर का भी संबंध बुंदेलखंड से है, बुंदेलखंड से है। इन्हें भी हम सागर में रिलेट कर सकते हैं। इन्हें मेनली उज्जैन से रिलेट करके पढ़ते हैं केशवदास को। देखिए कठिन, अब देखो जगनिक, केशव, पद्माकर कौन है? बुंदेली साहित्य से। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। अन्न देखें, अन्न बुंदेली साहित्यकार, अन्न बुंदेली साहित्यकार कौन से? देख, एक नाम सुना होगा आपने, ईश्वरी, जिनकी फागें, चौकड़िया फागें बड़ी प्रसिद्ध है, गांव में बोली जाती हैं चौकड़िया फागें। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा। दूसरा, गंगाधर,
गंगाधर, ये भी बुंदेली साहित्यकार है। ईश्वरी गंगाधर बड़े प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखना है। तो अन्य बुंदेली साहित्यकार महेश कटारे को भी रख सकते हैं, ठीक है। महेश कटारे बड़े ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है। महेश कटारे भी बुंदेली बोली से संबंधित है। एक और है ख्याली राम, ख्याली राम, और याद रखना है ख्याली राम, ईश्वरी और गंगाधर को बुंदेलखंड के वेद त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को भी बोलते हैं, लेकिन इन्हें बुंदेलखंड का वेद त्रयी बोलते हैं। तो बुंदेलखंड के वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? ईश्वरी, गंगाधर और ख्याली राम, ये शामिल हैं बुंदेलखंड के वेद त्रयी में। तो निम्न में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? उसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। जगनिक, केशव, पद्माकर, उपर्युक्त सभी, इन सब का संबंध बुंदेली साहित्य से। बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया और बुंदेली शब्दकोश महेश कटारे ने दिया। ठीक, आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। चल अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, अच्छा प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आपको। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देख, पहले हम निमाड़ी साहित्यकारों पर बात कर लेते हैं, आप आंसर दें जब तक। निमाड़ी साहित्यकार कौन कौन से हुए निमाड़ में? देखो, संत सिंगाजी साहित्यकार हुए हैं, संत सिंगाजी, और ऑप्शन में भी लिखे हैं, लेकिन पुस्तक का नाम पूछा किसने लिखी है? संत सिंगाजी। देख, आपने महादेव, महादेव प्रसाद, इनका संबंध भी निमाड़ी साहित्य से। तीसरा, श्री राम परिहार, इनका संबंध भी निमाड़ी साहित्य से। समझ रहे बात को आप? संत सिंगाजी, महादेव प्रसाद और श्री राम परिहार, इन सभी का संबंध निमाड़ी साहित्य से। बताएं तो भैया, इनमें जॉर्ज गियर्सन तो नहीं है, इनने बुंदेली का नामकरण किया है, किया है। श्रीनिवास शुक्ल का संबंध निमाड़ी साहित्य से ही नहीं है, साहित्य से नहीं है। संत सिंगाजी का संबंध निमाड़ी साहित्य से तो है, निमाड़ी साहित्य से है, किंतु इन्होंने निमाड़ी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? श्री राम परिहार ने लिखा है। तो आपने इसका आंसर दिया होगा। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक श्री राम परिहार ने लिखी है, इस बात को याद रखना, श्री राम परिहार। ठीक, इसके अलावा निमाड़ी साहित्यकार कौन है? संत सिंगाजी, महादेव प्रसाद, श्री राम परिहार। संत सिंगाजी निमाड़ी साहित्य से हैं, जॉर्ज गियर्सन आयरलैंड के हैं, बुंदेली का नामकरण किया है। श्रीनिवास शुक्ल का संबंध निमाड़ी साहित्य से नहीं है, और निमाड़ का मतलब होता है खंडवा, खरगोन और बड़वानी का इलाका, जहां निमाड़ी बोली बोली जाती है। तो बोलियों में भी साहित्य होते हैं, बुंदेली साहित्य भी होंगे, मालवी साहित्य भी होंगे, गोंडी साहित्य भी होंगे, भीली साहित्य भी होंगे, ब्रज के भी साहित्य होंगे। सब बोलियों के साहित्य होते हैं, लिटरेचर होते हैं, और उनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए संविधान में अधिकार भी दिए गए हैं, इस बात को याद रखना है। तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखने वाले श्री राम परिहार हैं। ठीक, आपने आंसर दिया होगा। कहे संत सिंगा, एक रचना और इन्होंने लिखी है श्री राम परिहार, कहे संत सिंगा। देखें, आ ही गई। देखें, कहे संत सिंगा या कहे जन सिंगा के लेखक कौन हैं? बताएं, अभी अभी रिपीटेड है। निमाड़ी साहित्यकार कहे संत सिंगा,
निमाड़ी साहित्यकार साहित्यकार जिन्होंने जिन्होंने निमाड़ी निमाड़ी साहित्य का निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी और निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक भी लिखी और साथ में कहे संत या जन सिंगा नामक पुस्तक लिखी। सिंगा जी के ऊपर है, संत सिंगा जी। ठीक, तो कहे जन सिंगा के लेखक भी श्री राम परिहार है। इसका राइट आंसर क्या है? श्री राम परिहार। निमाड़ी साहित्य के साहित्यकार जिनकी पुस्तक निमाड़ी साहित्य का इतिहास है और कहे जन सिंगा है, उनका नाम श्री राम परिहार है। ठीक, इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। देखिए, बोरिंग नहीं होने देंगे, ये टॉपिक टोटली बोरिंग टॉपिक है, लेकिन पढ़ते रहो, आपको रट जाएगा। देखिए, तीरे तीरे, तीरे तीरे है, थोड़ी सा इसमें ये भर कर देना है। तीरे तीरे नर्मदा किसकी रचना है? तीरे तीरे नर्मदा। पहले तो ये बताओ, नर्मदा के ऊपर किस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है? आपको याद होनी चाहिए। अब नर्मदा से जुड़े व्यक्ति कौन कौन से हैं? देखें, नर्मदा से जुड़े साहित्यकार या व्यक्तित्व कौन कौन से? देखो, मेधा पाटकर जिन्होंने आंदोलन चलाया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाबा आमटे, ठीक, बाबा आमटे भी नर्मदा बचाओ से जुड़े हैं, नर्मदा से जुड़े हैं या नर्मदा बचाओ से जुड़े हैं। राम मनोहर तिवारी भी इससे जुड़े हैं। बहुत सारे मुस्लिम लेखक या ऑथर या आंदोलनकारी भी जुड़े नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा की पुस्तक। तो बताएं आप, इसका आंसर क्या होगा? और अमृतलाल बेगड़ भी जुड़े हैं। अब आप लोग बताएं हमें, इसमें कहीं मेधा पाटकर ऑप्शन में है क्या? बाबा आमटे ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो कौन है इसके ऑप्शन में? अमृतलाल बेगड़। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अमृतलाल बेगड़। आपने आंसर दिया होगा। अमृतलाल बेगड़ ये जबलपुर में जन्मे थे और इनका देहांत अमृतलाल बेगड़ का देहांत 2018 में हुआ। इन्होंने नर्मदा का चित्रात्मक, ये चित्रकार भी हैं, चित्रात्मक वर्णन नर्मदा नदी का चित्रात्मक वर्णन किया है नर्मदा नदी का। किसने? अमृतलाल बेगड़ ने। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। याद रखना है, ये जबलपुर से संबंधित है, देहांत हो गया है, चित्रात्मक वर्णन किया है, लिखा भी है चित्रात्मक। और इनकी पुस्तक तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अमृतलाल बेगड़ की। तो याद रखना, अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात है, नर्मदा पुरुष से। याद रखना है, नर्मदा बचाओ के लिए और नर्मदा की महिमा का मंडन करने के लिए इन्होंने चित्रात्मक वर्णन किया है नर्मदा नदी का, अमृतलाल बेगड़ ने। ये जबलपुर में जन्मे थे, 2018 में देहांत हुआ, चित्रात्मक वर्णन किया, इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, अमृतलाल बेगड़। इनकी पुस्तक तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये सब अमृतलाल बेगड़ की पुस्तकें हैं। चित्रात्मक वर्णन है नर्मदा नदी का इन्होंने किया है। तो ये अमृतलाल बेगड़ ये चित्रकार भी थे
चित्रकार भी थे और ये लेखक भी हैं, दोनों। तो ये क्या हैं? चित्रकार भी हैं और साथ में क्या है बताओ हमें? लेखक भी हैं। यानी लिखा भी है इन्होंने, ग्रंथ भी लिखे हैं नर्मदा के ऊपर, और चित्रात्मक वर्णन भी नर्मदा नदी का किया है। तो ये चित्रकार होने के साथ साथ लेखक भी है, इस बात को याद रखना। अमृतलाल बेगड़। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तीरे तीरे नर्मदा अमृतलाल बेगड़ की पुस्तक है, ठीक। और कुछ अन्य तथ्य हमने आपको बता दिए। अगला देखें, प्रश्न पढ़ें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बेजू बावरा का जन्म स्थान क्या है? बेजू बावरा, पहले तो बेजू बावरा हैं कौन? आप लोग आंसर दें जब तक हम लिख रहे हैं। बेजू बावरा, बेजू बावरा यह एक संगीतकार थे, गायक हैं, एक प्रकार से सिंगर भी हैं, संगीतकार भी हैं, संगीत को लिखते भी होंगे, गाते भी होंगे, बेजू बावरा, ठीक है। और इनका जन्म स्थान या इनका संबंध अशोकनगर के चंदेरी से है। चंदेरी से है किसका? बेजू बावरा का। और ये अकबर के समकालीन माने जाते थे बेजू बावरा। इनका मूल नाम बेजू बावरा का मूल नाम क्या था? बैजनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। तो बैजनाथ मिश्र किसका मूल नाम है? जल्दी बताएं। बेजू बावरा का। और बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र ही संगीतकार जब बन गए तो बेजू बावरा के रूप में विख्यात हो गए। और इनकी समाधि, बेजू बावरा की समाधि बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में ही है, याद रखना है। आप जानते हैं चंदेरी में करीला माता का मंदिर है, जहां करीला का मेला लगता है। यहां करीला का मेला लगता है और यहां करीला की राई होती है, बड़ी प्रसिद्ध है। चंदेरी में बहुत सारे, चंदेरी का किला भी है, बड़ा फेमस है। और ये चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए जाना जाता है। चंदेरी किसके लिए जाना जाता है? अपनी साड़ियों के लिए। तो बेजू बावरा का जन्म स्थान क्या है? इसका जन्म स्थान गुना नहीं हो सकता है, अशोकनगर हो सकता है, लेकिन इसका स्पेशली स्थान नाम दिया है आगर मालवा भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? चंदेरी। अगर अशोकनगर दिया होता, चंदेरी ना होता, तो अशोकनगर में, क्योंकि अशोकनगर जिले में ही चंदेरी आता है। तो बेजू बावरा का मूल नाम पूछ सकता है, कभी नहीं पूछा है। बैजनाथ मिश्र था, संगीतकार हो गए तो ये बेजू बावरा के नाम से विख्यात हुए। अकबर के समकालीन है, एक संगीतकार थे बेजू बावरा। ठीक दोस्तों, आपने आंसर दिया होगा। यानी तानसेन के समकालीन भी इन्हें हम कह सकते हैं जब अकबर के समकालीन है। क्यों? क्योंकि तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखें। सब साहित्य और भाषा से संबंधित प्रश्न है, सॉल्व करें। कैसा छंद बना देती के लेखक कौन है? कैसा छंद बना देती के लेखक कौन है? देखो, हरिशंकर परसाई जो हैं वो एक व्यंग्यकार हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागपनी की कहानी, टॉर्च बेचने वाला, ठिठुरता हुआ गणतंत्र,
वसुधा और प्रहरी नाम की पत्रिकाएं निकालने वाले हरिशंकर परसाई थे। तो ये व्यंग्यकार है और व्यंग नहीं है, कैसा छंद बना देती। सूर्यकांत त्रिपाठी का संबंध एमपी से रिलेट हम करेंगे नहीं इनको, तो इस हिसाब से इन्हें अलग कर दें। गजानन माधव मुक्तिबोध में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। आपने आंसर दिया होगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का ग्रंथ है कैसा छंद बना देती। देखें, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। किन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। इनका जन्म होशंगाबाद नर्मदापुरम में हुआ था। नर्मदापुरम में हुआ था, ठीक। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी का उत्सव मनाया जाता है। खंडवा में इनके नाम का उत्सव, माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव मनाया जाता है। इनके ग्रंथ बहुत सारे हैं। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, कैसा छंद बना देता, ठीक। हिम किरीटनी भी है, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, और आपने देखा पुष्प की अभिलाषा, बिलासपुर जेल में लिखी थी। पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी। दीप जले, दीप जले इन्हीं की पुस्तक है। तो कैसा छंद बना देती पुस्तक के लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। इनका जन्म होशंगाबाद नर्मदापुरम में हुआ था। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह या उत्सव का आयोजन होता है। इनके ग्रंथ है हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा। बिलासपुर जेल में इन्होंने लिखी थी पुष्प की अभिलाषा, दीप जले आदि आदि इनके क्या हैं, याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों, कैसा छंद बना देती के लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक। आप लोगों ने आंसर दिया होगा। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रचना कवि भूषण की है? आंसर दें। भूषण, आप लोग आंसर दें जब तक हम यहां लिखते हैं। कवि भूषण, देखें, ये वीर रस के कवि थे, लेकिन रीति काल में रखे जाते हैं। वीर रस के कवि थे, लेकिन इन्हें, यानी भूषण को, लेकिन इन्हें रीतिकाल में रखा जाता है, क्योंकि उसी समय के हैं। रीतिकाल का मतलब श्रृंगार रस की रचनाएं होती है, ठीक है। कवि भूषण महाराजा छत्रसाल का, छतरपुर पन्ना वाले महाराजा छत्रसाल का संरक्षण पाते थे। शिवाजी से भी प्रभावित थे, इस बात को याद रखना है। शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के ऊपर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। इनका मूल नाम जटाशंकर है। भूषण का मूल नाम, भूषण का जटाशंकर है। किस विद्वान या कवि का मूल नाम जटाशंकर है?
तो पूछ सकता है उनका नाम भूषण है। ठीक, निम्न में से कौन सी रचना कवि भूषण ने की है? आप लोगों ने आंसर दिया होगा शिवराज भूषण, शिवाजी के दरबार से भी संबंधित थे। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये सभी इन्हीं के ग्रंथ है। महाराजा छत्रसाल के नाम से जो ग्रंथ आएंगे इन्हीं के होंगे। तो शिवराज भूषण भी इनका ग्रंथ है, भूषण हजारा भी इनका ग्रंथ है, भूषण उल्लास भी इनका ग्रंथ है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हुआ? उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी रचना कवि भूषण की है? शिवराज भूषण भी है, भूषण हजारा भी है, भूषण उल्लास भी है, और इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। और कवि भूषण को जटाशंकर कहते हैं। ये वीर रस के कवि थे, लेकिन इन्हें रीति काल में रखा जाता है। आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों, और आपने आंसर दिया होगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, जवाब दें। कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कवि पद्माकर, फेमस कवि है, का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पद्माकर को बुंदेली साहित्य से भी जोड़ते हैं, और यहां पर बुंदेली साहित्य में आपको दिख रहा होगा छतरपुर दिख रहा, दमोह दिख रहा, सागर दिख रहा, जबलपुर दिख रहा। क्या आंसर लगा दें? पहले हम कवि पद्माकर का बताते हैं, आप जब तक आंसर दें। कवि पद्माकर, देखें इनका प्रमुख ग्रंथ राम रसायन, राम रसायन है। हितोपदेश है, प्रबंध पचासा है, प्रबोध चिंतामणि है, गंगा लहरी है, गंगा लहरी है, यमुना लहरी है, यमुना लहरी है। पद्माकर के ही ग्रंथ है। राम रसायन, हितोपदेश, प्रबंध पचासा, गंगा लहरी और यमुना लहरी किनके ग्रंथ है? पद्माकर के ग्रंथ है। पद्माकर का जन्म, पद्माकर का जन्म, पद्माकर का जन्म सागर में हुआ। तो पद्माकर समारोह या उत्सव का आयोजन कहां होता होगा? सागर में। तो पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? इसका राइट आंसर है सागर। आपने आंसर दिया होगा। ठीक, तो इनका प्रमुख ग्रंथ राम रसायन, हितोपदेश, प्रबंध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी है। ठीक है, पद्माकर का जन्म सागर में हुआ, तो इसका राइट आंसर सागर है। ठीक, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। और अन्य तथ्य क्या बन सकते हैं वो भी अपन देख रहे हैं। देख, अगला प्रश्न का जवाब दें। चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? देखो एक शब्द होता है चंपू काव्य, आंसर दें जब तक आप। चंपू काव्य, जो चंपू काव्य होता है ये गद्य एवं पद्य में, गद्य एवं पद्य में लिखा जाता है। यहां तो चंपू रामायण की बात है। देख, आंसर दें। भूषण की तो हो नहीं सकती, वीर रस के कवि हैं। और भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवाजी के ग्रंथ उनके नाम पर, छत्रसाल के ग्रंथ उनके नाम पर लिखे, तो ये तो होंगे नहीं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, आपको पता है। 3 नाटक है, 2 महाकाव्य हैं। जैसे नाटक कौन है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो मोर्सियम, कुमार संभव और रघुवंशम महाकाव्य है। मेघदूतम और ऋतु सन्नारम खंड काव्य है। यानी 7 रचनाएं कालिदास की हैं, उनमें से तो नहीं है। कवि पद्माकर की रचनाएं जिनका संबंध सागर से हमने बताई हैं आपको, हितोपदेश, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबंध पचासा और राम रसायन पद्माकर का है, सागर से संबंध। तो ये भी आंसर नहीं होगा, भूषण होगा नहीं, उनको पहले ही काट दिया। तो इसका राइट आंसर राजा भोज होगा, याद रखना है। ठीक, तो चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित है? राजा भोज। राजा भोज एक विद्वान थे। भोज प्रबंधनम इनका आत्मकथा है। राजा भोज, पिछले प्रश्न में बता दिया है, राजा भोज
क्या? राजा भोज। जो राजा भोज हैं ये परमार वंश के थे। कौन से वंश के थे? परमार वंश के थे राजा भोज। ये विद्वान थे और विद्वानों को संरक्षण देते थे। किसको संरक्षण देते थे? विद्वानों को संरक्षण भी देते थे। तो इसका राइट आंसर राजा भोज है। चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित है? राजा भोज एक राजा थे परमार वंश के। इन्हीं के नाम पर आप जानते हैं भोपाल बसा है। ठीक, देखें देखिए, जवाब दें। समरांगण सूत्र की रचना किसने दी? देखो कालिदास की 7 रचनाएं हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। नव साहसांक चरित इनकी रचना है, भानु प्रताप नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दें आप आंसर। राजा भोज। देखें, राजा भोज के ग्रंथ कौन कौन से? पहला, भोज प्रबंधनम, इनकी आत्मकथा है। भोज प्रबंधनम आत्मकथा। सरस्वती कंठा भरण इनका ग्रंथ है। समरांगण सूत्र भी इनकी रचना है। भोज प्रबंधनम आत्मकथा है, सरस्वती कंठावरम समरांगण सूत्र, और चंपू रामायण भी इनका ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? समरांगण सूत्र की रचना राजा भोज ने की। इनके दरबार में आपको बताए थे हम, राजपाल, धनपाल, ये लोग रहते थे। ये विद्वान 500 विद्वान इनके दरबार में आश्रय पाते थे। आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी नाम के ग्रंथ के अनुसार राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान आश्रय पाते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो आपने आंसर दिया होगा। ठीक। राजा भोज, समरांगण सूत्र। राजा भोज की मौत पर कई विद्वानों ने लिखा, भोज की मौत ने सरस्वती का इस पृथ्वी से हरण कर दिया। ठीक। भोपाल इन्हीं के नाम पर बसा है। ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। निराला सृजन पीठ किस शहर में स्थित है? निराला सृजन पीठ किस शहर में स्थित है? संशोधित होगा। ठीक प्रश्न है, MPSI 2017। गड़बड़ करते रहते हैं बोर्ड वाले। बताएं, निराला सृजन पीठ कहां है? आंसर दें। इंदौर में बाल साहित्य सृजन पीठ है, और तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में मिलेगी, सतना के अंतर्गत। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है, सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ है। ग्वालियर का समा अटल बिहारी वाजपेयी से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? भोपाल। निराला सृजन पीठ भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में है। ठीक है, आंसर दे दिया होगा। निराला सृजन पीठ भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में स्थित है। कहां पर स्थित है?
भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय निराला सृजन पीठ स्थित है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ सृजन पीठ कहाँ है? मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिपीठ मुक्तिपीठ गजानन माधव मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ सृजन पीठ सॉरी गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। अगला देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय जबलपुर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है? जबलपुर में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। लिखना हो तो लिख सकते हो। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहां पर है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में है। परशुराम सृजन पीठ परशुराम सृजन पीठ जानापाव महू में है। सृजन पीठ जानापाव महू में है। चित्रकूट तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में है। तुलसी सृजन पीठ तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में है। आप जो भी पीठ आपसे पूछेगा आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है। निराला सृजन पीठ भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में है। मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में है। परशुराम सृजन पीठ महू में है। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में है। तो निराला सृजन पीठ भोपाल में है। इसका राइट आंसर भोपाल है। ठीक, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। देख आंसर दो। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताएं आप। इसका आंसर दें जब तक हम आपको कुछ पुस्तकें बताते हैं। देखें, कुमकुम 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 लगाती रश्मि तो रश्मि रेखा। कुमकुम लगाती रश्मि तो रश्मि रेखा। कुमकुम लगाती रश्मि। अपलक हो जाता अपलक पलक नहीं झपकते अपलक हो जाता अपलक अपलक हो गया। ठीक। कुमकुम लगाती रश्मि अपलक पलक नहीं झपकते अपलक हो जाता। कुमकुम रश्मि रेखा अपलक। मुकुल मुकुल। और ये सभी पुस्तकें बाल कृष्ण शर्मा नवीन की होगी, हरिशंकर परसाई की होगी, भवानी प्रसाद मिश्र की होगी। आपको इसका आंसर देना है। जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर दें। आंसर दें जल्दी।
क्या होगा इसका आंसर? जल्दी दें, इसको मिटा देना है अभी। आंसर दें। उर्मिला है। कुमकुम लगाती रश्मि और उर्मिला पलक नहीं झपकते। इसका आंसर दें। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ये ताजापुर से संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं? शाजापुर। ठीक, उज्जैन जिले के शाजापुर से संबंधित बालकृष्ण शर्मा नवीन। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, अपलक इनके अन्य ग्रंथ हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। साहित्यकार हैं, थोड़ी टिपिकल्ट होते हैं, फैक्ट होते हैं क्योंकि, लेकिन अगर आप लोग पूरा पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जल्दी। राखी की चुनौती किसकी रचना है? आंसर दें। इनकी रचनाएं हम आपको बता चुके हैं। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, कैसा बना देते छंद, ये आपको हम बता चुके हैं, तो ये तो नहीं होंगे। फिराक गोरखपुरी भी नहीं होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान हो सकती हैं। हरिशंकर परसाई नहीं होंगे, व्यंग्यकार हैं, ऐसी पुस्तकें उन्होंने नहीं लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी बताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान राइट आंसर है। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान ये इलाहाबाद की थी। इलाहाबाद की थी। इनका विवाह है खंडवा के राजा खंडवा में हुआ लक्ष्मण से। ठीक है, इनका विवाह लक्ष्मण राज से हुआ, लक्ष्मण सिंह से हुआ खंडवा में। और उनने कहा जबलपुर में लेखनी करेंगे, तो जबलपुर चली गई थी। जबलपुर में कर्मस्थली बनाया, कर्मस्थली। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है? जबलपुर में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। खंडवा में विवाह हुआ लक्ष्मण सिंह से, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनकी पुस्तकें हैं, राखी की चुनौती लिखा ही है पहला। राखी की चुनौती इन्हीं की पुस्तक है। मुकुल भी इन्हीं से रिलेट करके पढ़ते हैं। राखी की चुनौती, सभा के खेल, झांसी की रानी आदि आदि और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो राखी की चुनौती, सभा के खेल, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तकें हैं। तो राखी की चुनौती किसकी पुस्तक हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में स्थित है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। ठीक, चले अगले प्रश्न की तरफ कूच करते हैं। देखिए, प्रश्न का जवाब दें। हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? हंसते हैं और रोते हैं तो व्यंग हो गया। क्या हो गया? आप समझ गए हैं, ये व्यंग है, व्यंग लेखन है। हंसते हैं रोते हैं व्यंग लेखन है, पक्का व्यंग लेखन है भैया। अब व्यंग लेखक ये भी हैं, व्यंग्यकार, उज्जैन से संबंधित है। और हरिशंकर परसाई भी व्यंग्यकार हैं। और इनका संबंध, हरिशंकर परसाई का संबंध होशंगाबाद से है, होशंगाबाद से है। मुल्ला रमूजी का संबंध नहीं है व्यंग से, जेठाराम का संबंध नहीं है व्यंग से। तो शरद जोशी है हरिशंकर परसाई में। अब सुने, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, टॉर्च बेचता हुआ या टॉर्च बेच रहा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। राजनीति के ऊपर हरिशंकर परसाई ने बहुत लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिशंकर परसाई राजनीति पर कटाक्ष बहुत किया है, राजनीति पर लिखा है, होशंगाबाद से संबंधित है हरिशंकर परसाई। इनकी रचनाएं, हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रानी
नागफनी की कहानी, नागफनी की कहानी। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई की रचना है। भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी याद रखना है। रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, टॉर्च बेचने वाला, और इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी निकाली हैं, पत्रिकाएं, हरिशंकर परसाई की पत्रिकाएं, वसुधा, वसुधा और प्रहरी, इनकी पत्रिकाएं हैं। और हंसते हैं रोते हैं इन्हीं की कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, इन्हीं की पुस्तक है, ठीक, जिनका संबंध होशंगाबाद से है। राजनीति के ऊपर बहुत व्यंग किया है। शरद जोशी भी व्यंगकार है, लेकिन हरिशंकर ने राजनीति के ऊपर व्यंग ज्यादा किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, आंसर दें। आज ज्यादा है, 22 प्रश्न हैं, चिंता नहीं करना है। आल्हा खंड की रचना किसने की? घाघ तो भैया कृषि वाले हैं, ये काहे को लिखेंगे। ईश्वरी फाग वाले हैं, चौकड़िया फाग, चौकड़िया फाग के जनक है। संत सिंगाजी निमाड़ के साहित्यकार हैं, निमाड़ के हैं, तो ये बुंदेलखंड में क्यों लिखने आएंगे भैया? आल्हा का संबंध बुंदेलखंड से है, घाघ कृषि है, अकबर ने इन्हें चौधरी कहा था। तो इसका आंसर क्या? ईश्वरी चौकड़िया फाग के जनक हैं, फाग कहें। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? जगनिक। जगनिक का संबंध महोबा, महोबा राज घराने से था। इन्होंने आल्हा खंड लिखा है। आल्हा उदल की कहानी परमारी देव के समय आपने सुनी होगी, बनाफर क्षत्रियों की। इन्होंने आल्हा खंड लिखा है। और कितने खंडों की कविता है? 52 खंडों की, 52 खंडों की कविता है, जो विश्व की सबसे बड़ी कविता है जिसमें 52 खंड है। जगनिक ने लिखी आला खंड। और महोबा के राजघन से, राज वंश या राजघराने से संबंधित है। तो आला खंड की रचना जगनिक ने की। कृषि में घाघ ने लिखा, ईश्वरी ने फाग लिखी, चौकड़िया फाग, संत सिंगाजी निमाड़ के थे। और जबकि आला का संबंध बुंदेलखंड से है, तो जगनिक का संबंध कहां से है? बुंदेलखंड से है। दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा, इसका राइट आंसर है जगनिक। ठीक, समझ पाए आप लोग? चले, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। राह किनारे बैठ या रहा किनारे बैठ? राह किनारे बैठ माखनलाल चतुर्वेदी की सभी रचनाएं हमने बताई हैं। हरिशंकर परसाई की भी रचनाएं बनाई है। राह किनारे बैठ कहीं नहीं मिली है। ज्ञान चतुर्वेदी कोई ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार नहीं है। और शरद जोशी इसका राइट आंसर होगा, जिनका संबंध उज्जैन से है। उज्जैन से है, 1931 में जन्मे थे, उज्जैन से है, 1931 में जन्मे थे। 1990 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, नागरिक सम्मान। व्यंग्यकार थे। इनकी रचना है जीभ पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, तिलिस्म, परिक्रमा। ये किसकी रचना है? शरद जोशी। व्यंग्यकार थे ये। क्या थे? व्यंग्यकार, व्यंग्यकार थे। तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां और रहा किनारे बैठ, इन्हीं की रचना है। तो इसका राइट आंसर आपने दिया होगा शरद जोशी। हरिशंकर परसाई की हम पूरी रचनाएं आपको बता चुके। राजनीति के ऊपर व्यंग्य ज्यादा लिखा है हरिशंकर परसाई ने, ठीक है, जो कहां से है? होशंगाबाद से रिलेटेड है या वहां से संबंधित है। ठीक, चले
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजनीति की बात हुई, राजनीति का प्रश्न आ गया। मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्न में से किस लेखक की कृति है? बताएं। देखो, एक व्यक्ति को कवि हृदय कहते हैं, आप लोग आंसर दें जब तक। कवि हृदय कहते हैं, और वो एमपी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और उनका संबंध अटल बिहारी है। वो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को कहां हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म। ठीक, 25 दिसंबर 1924 को सुशासन दिवस मनाते हैं आप 25 दिसंबर को, आपको पता होगा, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सुशासन दिवस। अटल बिहारी कवि हृदय है। मृत्यु या हत्या इन्हीं की रचना है। मृत्यु या हत्या किनकी रचना है बताएं आप हमें? अटल बिहारी वाजपेयी की। संसद के 3 दशक इन्हीं की रचना है। संसद के 3 दशक इन्हीं की रचना है। ठीक है, हमेशा आग जलती रहे इन्हीं की रचना है, और मेरी 51 कविताएं इन्हीं की रचना है। तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। निदा फाजिली के बारे में हम बता चुके हैं आपको, तो ये नहीं होगा भैया। माखनलाल चतुर्वेदी बता चुके हैं, ये नहीं होगा। भगवान दत्त शर्मा कोई प्रसिद्ध साहित्यकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी है, जो ग्वालियर से संबंधित है। ठीक, देश में प्रधानमंत्री बने हैं अटल जी, इस बात को 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 1 बार पूरा कालखंड किया है उन्होंने। सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके पास था, अब मोदी के पास पहुंच सकता है। ठीक, तो याद रखना है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।